अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू सो मच सर। सर ब्रिक्स हो रही है आपके यहाँ, लेकिन कहा यह जा रहा है ईरान वॉर की वजह से ओवरशेडो हो गया है और कुछ खास उसमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही या लोग देख नहीं रहे। वैसे कि सर कैसा चल रहा है आपके ख्याल से ब्रिक्स? साथ ही ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ वायलेशन की जा रही है उसके ऊपर भी ब्रिक्स पे बात होनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा एक्चुअली सवाल है, बिकॉज ब्रिक्स एक रीजनल अलायंस है और बेसिकली इट्स नॉट एक एंटी वेस्टर्न और इस टाइप का अलायंस है। वो एक ब्रिक्स के मुद्दे अलग होते हैं। वो इसको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, एक कॉमन करेंसी की भी बात हो रही थी पिछली बार, और ट्रेड की, और आपस में इसको कैसे अपने आपकी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जो देश है उनके मेंबर्स उनको बढ़ाया जाएगा। बट अभी जैसे आपने जिक्र किया, इसका माहौल, इस माहौल में इसको ब्रिक्स की जब एक मीटिंग होती है तो उसका एक डिफरेंट डायमेंशन नज़र आता है, ख़ास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट कर रहे हैं तो दोनों इवेंट्स एक्चुअली क्लैश हो रहे हैं। बिकॉज इस तरफ आपकी फॉरेन अफेयर्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, और चाइना में डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं और वोंग ही भी नहीं आए हैं, बिकॉज चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, बिकॉज इसको एक टाइम पे एक्चुअली माना जा रहा था कि दैट ब्रिक्स इज अ चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत अपोज करता है कि एक देश की सेंट्रिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। बट अगर आप रियलिटीज़ में जाएं और अगर आप उस चीज़ को देखें तो चाइना, इस चाइना ने ही इसका इजाज किया था, और फिर जो इसको मजबूती चाइना ने ही दी है, और इसमें अभी इसको ईरान भी शामिल हो गया। बट इसमें एक कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं ब्रिक में। इसकी फॉल्ट लाइन्स एक तो ये है कि चाइना और इंडिया का इसको आपसी रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। इसको बाहरी तौर पे एक अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है, पर अंदरूनी तौर पे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। कोई इतना खास पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी नहीं, और आप जानते हैं कि 2020 में इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ। दूसरा, अभी इसको ईरान के आने से ईरान और यूएई का जो एक मसला है और आपस में जो इनका तनाव है, वो भी ब्रिक्स में शो आपका करेगा। देखिए, कोई भी अगर एक अलायंस होगा और अगर आपसी देशों के बीच में अपने अपने बायलैटरली डिफरेंट मैथमेटिक्स होगी, तो इसको वो उस अलायंस की एकता के ऊपर और उसकी यूनिटी के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क आता है। और इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि इसको अराबची आए हैं यहाँ पे, और वो शुरू से ही अभी इसको ब्रिक्स में अपना एजेंडा लेके आए हैं कि भाई हमको इसको अमेरिका को कंडेम करना है और अमेरिका को मजबूर करना है, और ब्रिक्स की सपोर्ट चाहिए ईरान को, उसको इसको इकोनॉमिक रीबिल्डिंग के लिए भी सपोर्ट चाहिए, और अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आनी चाहिए अमेरिका के अगेंस्ट एंड ऑल। तो अब ये जो वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, ये अभी एक फोकल या एक सेंट्रल थीम बन चुका है ब्रिक में, और इसको यहाँ पे भारत के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि डायरेक्टली इसको अमेरिका को कंडेम किया जाए इस अलायंस में, और इसको बोला जाए कि अमेरिका इज एग्रेसर। शायद वो चीज़ नहीं होने वाली है। बट एक डिप्लोमेटिक रिटोरिक में देखता हूँ कि इसको ब्रिक्स से होगा कि भाई इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करें। ऑयल की जो प्राइसेस है, जिस तरीके से शॉक मिला है पूरे साउथ एशिया को, ईस्ट एशिया को ज़्यादा अफेक्टेड है ये, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक एक पोजीशन ली जा सकती है इनको फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। बिकॉज आपको इसको ये पता होना चाहिए कि हम सबको ये चीज़ हमको रियलाइज होनी चाहिए कि दिस इज ओनली अ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। द मेन ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो एक टेंटेटिव डेट
बताई जा रही है 15 सितंबर ऑफ दिस ईयर। तो 15 सितंबर को जब ये सारे देश मिलेंगे, उस टाइम पे आई डोंट नो इफ डोनाल्ड ये चाइना के जो शी जिनपिंग है वो आते हैं या नहीं आते हैं, बिकॉज एक मीटिंग का जो उसको फर्क एक्चुअली पड़ता है जब वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। तो अभी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। एक इस वेस्ट एशिया का तो है ही एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा कि इस लड़ाई को रोकना है, ऑयल की प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करना है। दूसरा, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर भी बात हो रही है। अब ये जो मुद्दा है हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस का है, और उसमें किस टाइप के रिफॉर्म्स चाहिए, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इसका क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए, ग्लोबल साउथ की क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये एक कॉमन एजेंडा इसको ब्रिक्स कर रहा है, और ये इसको इस समिट में भी डिलिबरेट होगा। तीसरा है, एक डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी, आपको याद होगा पिछली बार ब्रिक्स में, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन लेके आएंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, इस आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो उस चीज़ की अभी जो बात इसको ये हो रही है कि ब्रिक्स के कंट्रीज के बीच ही एक कोई पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, समथिंग लाइक यूपीआई, आपका डिजिटल। हम इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत ने इसकी पहल की थी लास्ट टाइम डीपीआई की। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो उसका जो आधार लिंक्ड और उस टाइप का यूपीआई मॉडल आई थिंक यूएई और भारत के बीच में तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो इस तरीके की जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आप जिक्र कर रहे थे कि इसका एजेंडा क्या होना चाहिए, वो आपका फूड, फर्टिलाइजर और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में होगा। अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए, आपके सप्लाई चेन अफेक्ट हो रही है, तो इसके बारे में भी ये लोग आपस में बात करेंगे कि इसको हमको कैसे काउंटर करना है और इसको आगे कैसे लेके जाना है। और ये जो इसको अलायंस मैं मानता हूं कि आने वाले वक्त में ये आरजू जी, दिस अलायंस विल बी अ स्ट्रॉन्ग काउंटर टू द अमेरिकन हेजेमनी। आप कुछ भी बोल लें, आप इसको बोल लें कि चाइना का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली ब्रिक्स इज अ काउंटर टू G7। ब्रिक्स एक स्ट्रॉन्ग आपका काउंटर अपना बनेगा G7 के लिए। और बीच में एक खबर ये भी आ रही थी, मुझे आई डोंट नो हाउ ट्रू, हंगरी ब्रिक का हिस्सा बनना चाहता। सर वो तो पाकिस्तान में बनना चाहता है, हमारे यहाँ तो ये बात की जा रही है कि भारत हमें उसमें ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दे रहा है, वो कहाँ तक सही है? तो ये तो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन किस तरीके के हैं, तो भारत क्यों चाहेगा पाकिस्तान को इधर इसको लेके आने के लिए। तो वो तो इंटरेस्ट, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। आपने अभी सुना होगा कि एक हमारे आरएसएस के जो चीफ है उस बात अपने करी थी कि पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत है। और सर वो हमारे टीवी चैनल, सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उनकी बात मुसलसल कल से हमारे टीवी चैनल पे दिखाई जा रही है। और मैं तो शुरुआत से आपके चैनल में, और फिर मैं अपने चीमा के चैनल में, और फिर अभी एक और हैदर के चैनल में आता हूँ। 3 चैनल पाकिस्तानी में आता हूँ। मैंने अभी जनरल लोधी के साथ भी एक प्रोग्राम किया था इसी के ऊपर कि भाई बातचीत होनी चाहिए। जो अभी हमारी ये जो डिप्लोमेसी हमारी चलती है, पीपल टू पीपल हमारा कांटेक्ट हमारा चलते हैं, टायर 2 डिप्लोमेसी, टायर 3 डिप्लोमेसी। अभी एक 2.5 का नाम दे दो, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, बट इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक इसको रिलेशंस नीड इम्प्रूवमेंट, बिकॉज इसको किसी के फेवर में नहीं, किसी के हक में नहीं है ये इसको प्रोलॉन्ग अपना करना। और जो भी मुद्दे हैं, टेररिज्म का है, अगर और भी कुछ मुद्दे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा है, और बाकी जो भी मुद्दे हैं उसको रिजॉल्व कर। देखिए, मैंने एक सिंपल सी चीज मैं सामने रखना चाहता हूं कि
पाकिस्तान भी जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ फोरक्लोज्ड ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं है आने वाले इस वक्त में भी। अब देखिए 1947 के बाद कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट मोर देन टचिंग 80 years और सो। तो अगर हमने जो एक 80 साल में हम इसका झगड़ा ही कर रहे हैं इसी के ऊपर अभी तक, तो 80 साल में तो क्या इसका और 80 साल हम ये झगड़ा करते रहेंगे इसके लिए। तो आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ रियलाइजेशन आपके जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में, बिकॉज अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा रेज करते हैं तो हम पीओके का कर देते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए तो अल्टीमेटली आई थिंक वी नीड टू रिकनसाइल के जो हमारी सरहदें बन चुकी हैं वो अभी फिक्स्ड हैं, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बाउंड्री में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मामला इसको खत्म कर देना चाहिए। टेररिज्म जहाँ से भी आ रहा है और इसको एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये एक कंटेंशन इश्यूज है, अभी हम इंडस वाटर को भी ले आएंगे, बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसका कोई वो एंड नहीं है, बिकॉज एक आप इसको शुरू करोगे तो दूसरा आप ले आओगे। अभी हम जंग की बात करते हैं, आपके आर्मी चीफ ने भी जो आपके फील्ड मार्शल है उस तरीके की बातें की है, हमारे इसको तरफ से भी इस तरीके की बातें हो रही है। तो यू सी अल्टीमेटली जो और हमको भी बड़ा वो होता है, इस क्रिटिसिज्म हमको भी दी जाती है हमारे देश में, क्या पाकिस्तानी चैनल्स में क्यों जाके बात करते हो और आप उनसे इसको बात कर रहे हो। देखिए अगर इसको हम लोग नहीं बात करेंगे तो फिर और कौन बात करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट तो बात कर ही नहीं रही है। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे एक फाउंडेशन हमको ले करनी है, और आई थिंक ये भारत की सोच में आ रहा है अभी। लेकिन सर वो तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हैं उनको इंडियन टीवी पर भी बुलाया जाता है, वो मतलब बातचीत तो हो रही है, हर एक का अपना अंदाज होता है बात करने का। बहुत से लोगों को मैं जो फेवर भी नहीं करती या मेरे ख्याल में पसंद भी नहीं करती जो पाकिस्तान से कुछ पैनलिस्ट जाके और जिस तरह से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनका स्टाइल जो है बात करने का मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। लेकिन सर ये जरूर है कि कोई क्राइटेरिया होता होगा ना किसी भी ग्रुप में जाने के लिए, ब्रिक्स में या कहीं पर भी, या कोई भी कंट्री दूसरे को अगर जरा पावर में तो रोक देगी। सर ये तो बात मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये चीज रुकनी चाहिए कि अगर कोई आना चाह रहा है और अगर जो भी उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, क्राइटेरिया अगर उस पर वो पूरा उतरते हैं तो उनको आने दिया जाए? हाँ देखिए आज की डेट में आपका इथोपिया भी है, इंडोनेशिया भी है, आपका इजिप्ट भी, और आपके यूएई, ईरान, और जो आपके फाउंडर मेंबर्स हैं वो तो भाई। तो इसको मेरा ये है कि इट शुड बी एन अलायंस विच शुड कीप ऑन एक्सपेंडिंग। और अगर इसको बहुत सारे अगर देश आना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान भी आना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, इसको मौका इसको देना चाहिए। बट वही है कि अब अगर एक अलायंस में अगर आप के पास ऐसे मेंबर हो जाए एक दूसरे के साथ ही, अभी जैसे एससीओ में आपको एग्जांपल देता हूँ, एससीओ में भी पाकिस्तान इज देयर। तो ये अगर आपके इस टाइप के हो जाएंगे, इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेस हैं, अब आप यूएई और ईरान के बीच में आ जाए, इंडिया पाकिस्तान हो जाए, तो इसको मेरा ये मानना है कि वो फिर उस अलायंस को बहुत वीकन करता है। तो इसको मेरा ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाए तो व्हाई नॉट पाकिस्तान शुड आल्सो कम इनटू ब्रिक। बट इसको अभी शायद ये इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इसको ब्रिक्स को मजबूत अगर आपको करना है तो आपसी के जो मेंबर्स हैं उनमें ये इस टाइप का तनाव, इस टाइप की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एक अलायंस का एक सिंगल माइंडेड पर्पस होता है, एम्स उनके सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव उनके सेट होते हैं, बट आपस में इसको मेंबर्स में ही डिफरेंसेस होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव और एम्स की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सजेस्टिंग के जो देश जिनके इसको आपसी भेदभाव नहीं है, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन सर चाइना और
अमेरिका के प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं एक बड़ी खबर के तौर पर, उसको भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में मतलब ब्रिक्स की तरफ कोई खास लगता है कोई देख नहीं रहा है थोड़ा सा। ये भी मैं पढ़ रही थी कहीं पे इंटरनेट पर ही कि कहा यह जा रहा है कि जितनी उसको एक कह लीजिए अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन चाइना और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, उनकी मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यू कांट कंपेयर द टू, बिकॉज एक तो एक बहुत लैंडमार्क मीटिंग है ये। 9 या 10 साल के बाद एक यूएस प्रेसिडेंट चाइना जा रहा है, और मुद्दे बहुत स्ट्रांग हैं इन दोनों के मिलने के लिए, बिकॉज वर्ल्ड का पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है चाइना और यूएसए की दुश्मनी की वजह से। उसमें रशिया भी एक हिस्सा है। तो इसीलिए आप एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को उसके साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। और जो हमको करना भी नहीं चाहिए, मीडिया तो कुछ भी बोलेगा कि इसको ब्रिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, बट ब्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि इसको ब्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो टाइमिंग है जब ईरान की लड़ाई भी चल रही है, तो हमारा एक्चुअली फोकस अलग है, हमारा इन चीज़ों में नहीं है ब्रिक्स की तरफ एंड ऑल दैट। तो इसीलिए देयर इज अ टेंडेंसी टू डाउन प्ले। ये अब आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात करी, विजिट की बात करी। देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए चाइना में, और आपको एक डिस्टिंक्ट आपको इसको दिखाई देगा वो कितने शांत है। He is not like that Donald Trump who meets प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली और अपना जो ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या अपना जेलेंस्की को मिलते हैं या इस तरीके के। अब दिस इज अ मीटिंग बिटवीन टू इक्वल्स, और अमेरिका भी जानता है कि आज जो ट्रंप 1.0 था और ट्रंप अभी 2.0 है, बिटवीन 1.0 एंड 2.0 चाइना हैज स्टेचर ऑफ चाइना हैज गॉन अप बाय माइल्स। और इसीलिए आज ट्रंप को चाइना की ज्यादा जरूरत है और चाइना को ट्रंप की कम जरूरत है। एक एक सिंपल सा इक्वेशन, $650 बिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच में, और ट्रेड आपका इम्बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट $250 बिलियन का है अमेरिका की तरफ, डेफिसिट अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका जानता है कि वो चाइना को कम सामान देता है और चाइना से ज्यादा सामान लेता है। आप किसी भी अमेरिकन मार्केट से चले जाइए, आपको वहां पे चाइनीज गुड्स मिलेंगे हर एक जगह, और वो बिक रहे हैं अमेरिका। तो जो डिमांड भी है उनकी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इसको देश को और अपने देश की इकोनॉमी को कैसे बचा पाएंगे, बिकॉज ही इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। वो कोई ऐसे फालतू विजिट्स नहीं करते। वो जानते हैं कि इसको चाइना जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, और इसको बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर हम ये ग्रेन्स की बात करते हैं, हम कॉर्न की बात करते हैं, इस तरीके की। तो वहां पे उनके फार्मर्स का बहुत बुरा हाल है, तो उसको स्टेबलाइज करना है। दूसरा, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री को इसको बढ़ावा देना है। बोइंग्स और ये अपनी इसको टीम ले गए, आप इसको निविडिया के भी सीईओ को ले गए, टेस्ला के भी ले गए। जो टेक्नोलॉजी जो चाइना को चाहिए वो अमेरिका के पास है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है। जो रॉ मटेरियल अमेरिका को चाहिए अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी वेपन इंडस्ट्री के लिए, और जो आज जो खर्च हुआ इतना एमुनिशन और उसके एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो चाइना ने बंद कर रखा है रॉ मटेरियल, इसको रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह। तो वो इसको रेयर अर्थ मटेरियल, मैग्नेट्स और सेमीकंडक्टर्स कहाँ से आएंगे। अब चाइना ने बहुत स्मार्टली इसके बीच में ताइवान का मुद्दा डाल दिया, बिकॉज चाइना जानता है कि आज की डेट में अमेरिका इज एट इट्स वीकेस्ट एब। इसको अमेरिका पहले इसको कभी भी इतना कमजोर नहीं था जो आज की डेट में है, और इसीलिए चाइना इसका फायदा उठाएगा। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया रेसिप्रोकल विजिट। ही हैज इनवाइटेड शी जिनपिंग, और आई थिंक डेट इज 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को चाइनीज प्रेसिडेंट विल बी विजिटिंग अमेरिका। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऑडियंस के लिए भी खेल रहे हैं।
इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की भी एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल रही है कि इट शुड बी ओपन। एंड चाइना का मेन एक्चुअली कंसर्न खाली एनर्जी का है, वो उसका अमेरिका के साथ इतना ज्यादा इसको कंसर्न नहीं, ही इज मोर कंसर्न कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है चाइना की वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो जानता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बहुत जरूरत है। और अमेरिका भी चाहता है कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अगर इसको ईरान के साथ कोई ना कोई समझौता करना है तो आई थिंक इसको ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए चाइना को इस्तेमाल किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये अपना एजेंडा बना के इसको लेके गए वहां पे। ताइवान के ऊपर अमेरिका कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहेगा इस टाइम, बिकॉज जिस टाइप की स्टेटमेंट चाइना से आई है वो आई थिंक अमेरिका को हजम नहीं होगी और उसको हो नहीं रही है, बिकॉज उसमें इस बता दिया है कि ये अगर अमेरिका इंटरफेयर करेगा देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड द यूएस। तो वो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आई अभी कुछ एक घंटा पहले, और वो ये बता रहे हैं कि दिस विजिट हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस और हमने इसको बहुत कुछ हासिल किया है और चाइना और अमेरिका एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट टू सेल यू नो टू देयर ऑडियंस। एंड और जो अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी एक बेनिफिट है कि इसको चाइना ने अभी उनका जो बीफ का है उनके लाइसेंस जो एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट उसको रिन्यू कर दिया है या उसको बोल दिया कि हम रिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके की अनाउंसमेंट्स अमेरिका लेके जाएगा अपने लोगों के लिए और वो फिर लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए इसको मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक टाइमिंग इस चाइना के लिए भी एक अच्छा टाइम है, ताइवान का इशू भी उसको सामने ले आए, और अमेरिका के लिए भी अच्छा टाइम है कि इसको कुछ ना कुछ कंसेशन चाइना से निकल जाएंगे, टैरिफ भी कम हो जाएगा। और अभी ये उस टाइप की धमकी आपने देखी थी कुछ महीना पहले, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के बारे में बोल रहा था, वो उसको वहां जाके वो बोल रहा है ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड यू नो ही इज ग्रेट लीडर एंड दिस एंड दैट। तो वो यू नो सर इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, सर इसी को शायद पॉलिटिक्स कहते हैं कि सामने कुछ और बाद में। ट्रम्प का तो फिर वैसे कोई हाल नहीं है, शी जिनपिंग को तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रम्प की स्टेटमेंट तो बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, और जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी। आई होप कि आप ज्वाइन करेंगे। और सर लोगों की बातों के ऊपर मैंने कहा ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है, हमें भी लोग कहते हैं इंडियन चैनल पे ना जाओ, या आपको अगर पाकिस्तानी चैनल्स का कहते हैं तो बिल्कुल अपनी बात रखनी चाहिए और उसी से अमन आएगा, उसी से चीजें जो वो बेहतर। We should have the courage. We should have the courage to speak our minds, and in case that is leading to एक ऐसा एनवायरनमेंट अगर हम इसको चाहते हैं कि जहाँ पे दोस्ती हो दुश्मनी कम हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आरजू।